बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ आपका मेज़बान रज़ा सैयद हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। नाजरीन, आज की सबसे अहम और धमाकेदार खबर साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ्तारी LNG केस में नैब के हाथों हुई। उस वक्त के जब उनको टोल प्लाजा के ऊपर रोका गया, उनको वारंट गिरफ्तारी की फ़ोटोकॉपी दिखाई गई और उसके बाद उनको हिरासत में लेकर नैब हेड क्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की गाड़ी में मौजूद अफराद ने इस दौरान वीडियो भी बनाई जो सोशल मीडिया के ऊपर आज दोपहर से वायरल हुई भी है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से गुज़िश्ता 2 माह से काफ़ी चर्चा था और शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी बार बार मुख्तलिफ पब्लिक अपीयरेंसेस के अंदर नैब को मुखातिब करके उनको दावत देते रहे कि आइए और मुझे गिरफ़्तार कर लीजिए। बिलाखिर आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब की गिरफ़्तारी का अमल मुकम्मल हुआ। इसके साथ साथ मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक़ वज़ीर ख़जाना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़, मुशीर भी रह चुके थे उससे पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की काबीना में। मिफ्ता इस्माइल साहब भी इसी केस में मतलूब हैं। नैब को उनके लिए वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं और आज शाम कराची में उनकी रहायशगाह का मुहासरा करने के बाद उनकी रहायशगाह पर नैब एहलकारों की तरफ से छापा भी मारा गया, लेकिन अब तक मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक मिफ्ता इस्माइल साहब को गिरफ़्तार नहीं किया जा सका। वो अपने मोबाइल फ़ोन्स को स्विच ऑफ करके इस वक्त किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं। कहा जा सकता है कि वो इस वक्त मतलूब हैं और एट लार्ज हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब का इस सारे मामले से क्या ताल्लुक़ था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का इस मामले से क्या ताल्लुक़ था, LNG कतर के साथ जो माहिदा हुआ इसकी क्या तफसीलात हैं, पाकिस्तान में वो कौन सी कंपनी है जो LNG के इन तमाम मामलात में फ़रीक है, फैसिलिटेट कर रही है और इस मुबैना करप्शन के स्कैंडल में उसका भी हिस्सा है, लेकिन उसका नाम बहुत कम लोगों के इल्म में है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी कंपनी है जो इस सारे मामले में पाकिस्तान में जिसका स्टेक मौजूद है और जो इस सारे मामले का हिस्सा बनी हुई है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त मीडिया की सीनियर शख्सियत, एंकर पर्सन हैं मोहतरम जनाब रिजवान जाफ़र साहब। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में इस वक्त जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं मोहतरमा आरजू काज़मी साहिबा। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉन के सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट मोहतरम जनाब बाकर सज्जाद साहब। और हम कोशिश करेंगे कि भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली से भारत के मशहूर सहाफ़ी, एडिटर इन चीफ़ फ्यूचर इंडिया नेटवर्क मोहतरम जनाब सरफराज सैफ़ी साहब को भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं और उनसे ख़ास तौर पर हम गुफ्तगू करना चाहेंगे कुलभूषण जाधव केस के हवाले से भारत में पाए जाने वाले तासुरात और भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग और उसके जो मुज़मरात हैं उन तमाम मामलात के ऊपर भी उनसे गुफ्तगू की हम कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के दौरान लीगल ओपिनियन के लिए हम प्रोड्यूसर साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो बैरिस्टर मसरूर शाह साहब माहिर क़ानून अगर मुमकिन हो तो उनसे भी रब्ता करें ताकि हम थोड़े से कानूनी पहलू को भी देख लें सारे मामले के। रिजवान जाफ़र साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे मैं करना चाहूँगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक़ वज़ीर आज़म होने के साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर नायब सदर हैं, बहुत मुतहर्रिक सियासतदान हैं, तवील अरसा उनका कारज़ार सियासत में गुज़रा है, नवाज़ शरीफ साहब के वफ़ादार लोगों में उनका शुमार होता है, पढ़े लिखे भी हैं, काबिल भी हैं और एक तवील अरसे तक पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री भी उनके पास रही है। यानी वो सिर्फ वज़ीर आज़म बनने के बाद पेट्रोलियम और LNG के मामलात में उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं आई, बल्कि LNG का ये पूरा प्रोजेक्ट और LNG को पाकिस्तान में लेके आना, मुतारिफ़ करना और LNG को एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पर फर्नेस ऑयल की रिप्लेसमेंट के तौर पर ला के इस्टेब्लिश करने के अमल में शाहिद खाकान अब्बासी साहब का किरदार तवील है और पुराना है। अब ये करप्शन की भी साथ में एक सूरत हाल आ गई। अमूमी तौर पर पाकिस्तान में पब्लिक प्रोक्योरमेंट के हवाले से जो ठेके होते हैं, जो लोकल या इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसके अंदर ये तासुर पाया जाता है कि बग़ैर कहे, बग़ैर आहता तहरीर में लाए हुए किक बैक्स का सिलसिला ज़रूर मौजूद होता है। यकीनन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ऐसे ही किसी मामले में उनके ऊपर हर्फ आया हुआ है। तो ये मामला किक बैक का है या महंगे रेट्स के ऊपर नेगोशिएशंस का है, इसका पस मंज़र क्या है, इस हवाले से अगर आप हमारे नाजरीन को कुछ बताना चाहें। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। प्रॉब्लम ये हो गई है और शायद मीडिया के लोगों के लिए ज़्यादा एक प्रॉब्लम हो गई है कि अगर आप जो है वो किसी के हवाले से मुखालफत में बोल रहे हैं तो आप जनाब दूसरी पार्टी के हैं और फेवर में बोल रहे हैं तो आप इस पार्टी के हैं। ये बड़ी अजीब सूरत हाल है।
हालांकि हक और इंसाफ का और सच का बोलबाला होना चाहिए, और पाकिस्तान में ये चीज़ें ज़रा नहीं हो सकी। अमूमन जो है वो NRO या डील्स के तहत ही चीज़ें हुई या बिहाइंड द सीन हुई। इस तरह की कैफियत या सूरत हाल जो अभी मौजूद है ये पहले नहीं थी। किकबैक्स का सिलसिला अगर हम बात करें, जो हमारी डील्स होती हैं वो किन किन मुल्कों से होती हैं और कहाँ जिन मुल्कों में से ईज़िली किकबैक्स की डील होती हैं वहाँ पर ही क्या शरीफ ख़ानदान जाता रहा, इस पर भी बहुत सारे सवालात हैं। अब वो मैं उन मुल्कों के नाम आप बखूबी जानते हैं और मैं नहीं लेना चाहूँगा अभी। जहाँ तक शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ताल्लुक़ है, तो ये जो वफ़ादार टाइप के लोग होते हैं और जो जैसे जब आप वज़ीर आज़म बन के भी अपने आप को वज़ीर आज़म नहीं समझते, इस तरह मतलब आपका रोल होता है, तो जहाँ आपकी जो टैलेंट है, जो आपकी सलाहियतें हैं और ज़ाती हैसियत में एक ईमानदार शख्सियत है, इसमें कोई शक नहीं है लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वफ़ादारी के तकाज़ों में आती हैं। अच्छा, कि जनाब ये काम होना है। आपने उनको बड़ी खूबसूरती से ईमानदारी का सर्टिफिकेट भी दिया और फिर सियासी वफादारी के साथ उसको वो वफादारी के उसमें आती है कि मिसाल के तौर पर एक चीज़ होती है कि जनाब मैं अपनी ज़ात के लिए तो नहीं कर रहा, मैं जो हूँ अपनी लीडरशिप के लिए कुछ कर रहा हूँ, वहाँ से जो है ऑर्डर आया है तो ये जो है आगे पास हो रहा है मामला। लेकिन इन द एंड जो है वो जब केस अब आगे बढ़ेगा, कल वो पेश होंगे और उसके बाद जब हम इसकी कार्रवाइयाँ देखेंगे तो उसमें यकीनी तौर पे ये ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि ये सियासी इंतकाम हो रहा है, जिस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं कि ये नंबर लगाए गए हैं पोजीशन के लिए और आज ये गिरफ्तार हो रहा है, कल इसका नंबर है, परसों उसका नंबर है। इस तरफ जाने के बजाय जो अगर हुआ है माजी में कोई सी चीज़ें हुई हैं तो कौम के सामने आएँ, सबूत सामने पेश किए जाएं। जैसे राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के हवाले से इंतज़ार हो रहा है कि भाई कब जो है प्रॉपर तरीके से सबूत जो है पेश किए जाएंगे, इसी तरह इधर भी जो है वो इसी तरह की सूरत हाल होनी चाहिए। और किसी पे इल्ज़ाम लगता है तो उसके बाद जो है वो साबित होना चाहिए, और जैसे मैं कह रहा हूँ कि हक और इंसाफ और सच का जो है बोलबाला होना चाहिए। सही है, बहुत अच्छी आपने मुनासिब बात की। नाजरीन, आज क्योंकि हमारा पैनल मुकम्मल तौर पर गैर सियासी है और हमने सहाफ़ियों और तजियाकारों को ही ज़हमत दी हुई है, तो ये बात तो वाज़ेह है कि जो भी गुफ्तगू हो रही है वो ऑन द फेस ऑफ इट हो रही है। जो रियलिटी, जो फैक्ट्स रिपोर्ट हो रहे हैं मीडिया के ऊपर, जो हमारे ज़राए से मालूमात हम तक पहुँच रही है वो, और उसके ऊपर जो एक मुनासिब प्रोफेशनल और बैलेंस्ड तज्ज़िया है वही हम पेश कर रहे हैं। इसमें यकीनन कुछ लोगों को हमारे मेहमानों की कई भी गुफ्तगू से इत्तफ़ाक़ हो सकता है, कुछ लोगों की राय मुख्तलिफ हो सकती है। आरज़ू काज़मी साहिबा, मिफ्ता इस्माइल साहब ने गिरफ़्तारी क्यों नहीं दी, ये गायब क्यों हो गए? इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन ज़ाहिरी बात है रज़ा कि आपको मालूम ही है कि इस तरह से वो हो सकता है उन्होंने कुछ सोचा हो कि अगर पहले से में गिरफ़्तारी हो गई तो उसके बाद पूछगछ तो बाद में होती है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उनकी रही होंगी ज़रूर, क्योंकि उनका नाम भी जो है वो खाकान अब्बासी साहब के साथ लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो जैसे रिजवान ने बात की, मुझे एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि एक चीज़ समझ नहीं आती कि नून लीग की सियासत शरीफ फैमिली से आगे क्यों नहीं बढ़ती। बहुत से मेंबर्स इनकी पार्टी के ऐसे होंगे जिनके ऊपर किसी भी किस्म का इल्ज़ाम नहीं होगा, किसी किस्म के इस तरह के नहीं केसेस बने होंगे, उनको क्यों नहीं आगे ले आते? क्योंकि ये केसेस तो चलते रहेंगे। अभी आपको मालूम है कि पाकिस्तान में कितने साल लग जाते हैं, चाहे उसको साबित करना हो, चाहे ये साबित करना हो कि नहीं किया उसमें भी। लेकिन बहरहाल नून लीग की सियासत पे एक काफ़ी बड़ा सवाल उठ चुका है और आवाम भी ये जानते हैं, और कोई भी अब इस चीज़ के लिए तैयार है कि अब आगे दूसरे जो लीडर्स हैं जिस भी पार्टी के हों, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पीपल्स पार्टी और सिर्फ नून लीग ही हो, दूसरी पार्टीज़ के लोग भी हैं, अगर किसी ने करप्शन की है तो अब उनके ऊपर हाथ डाला जाएगा, जो कि पहले कभी देखने में नहीं आया। अच्छा, ये जो क्योंकि सारा मामला LNG के से जुड़ा हुआ है, तो LNG कौन सी कंपनी है पाकिस्तान में जो LNG के इन तमाम प्रोजेक्ट्स में जिसका कलीदी किरदार रहा है और जो इस सारे मामले में एक मरकज़ी उसकी हैसियत है, गो कि बहुत कम गुफ्तगू हो रही है उसके ऊपर, मीडिया में ज़्यादा बात नहीं हो रही, ज़्यादा तफसीलात नहीं आ रही। वो तो आप जानते हैं असद उमर उसमें रह चुके हैं और एंग्रो उस कंपनी का नाम है, और उनको चाहिए कि जब ये इन्वेस्टिगेशन करें तो उसमें असद उमर साहब से भी थोड़ा सा पूछ लें, क्योंकि उस ज़माने में वो भी उसमें शामिल थे। असद उमर साहब एंग्रो को हेड करते रहे एक ज़माने में। बिल्कुल उस ज़माने में करते रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उनसे भी पूछा जा सकता है, वो भी थोड़ी मदद कर सकते हैं नैब की।
अच्छा, और जो मुशीर हैं आपके तिजारत के अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, तो एंग्रो गालिबन उनकी फैमिली ओन्ड कंपनी है, दाऊद ग्रुप से ही उसका ताल्लुक़ है। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि एंग्रो इस सारे मामले में एक प्लेयर है और एंग्रो से ताल्लुक़ माजी में रखने वाले असद उमर साहब वज़ीर ख़जाना रहे, इस वक्त भी चेयरमैन हैं वो फाइनेंस कमेटी के कौमी असम्बली के अंदर, जबकि अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जिनका फैमिली कंसर्न एंग्रो के साथ बहरहाल रहा है, वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म की काबीना में एक इंतहाई अहम पोजीशन के ऊपर हैं, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ़ से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जेल जा चुके हैं और मिफ्ता इस्माइल साहब की तलाश हो रही है। तो ये वो मामलात हैं जिसके ऊपर आम तौर से जिसकी बुनियाद पे अपोजिशन जमातों को ये मौका मिलता है कि वो आवाम के सामने एक ऐसा बयानिया लेकर आते हैं जिससे ये तासुर मजबूत और मुस्तहकम होता है कि एहतसाबी अमल जो है उसका शिकार ज़्यादातर बाय एंड लार्ज अपोजिशन की जमातें हो रही हैं, जबकि हुकूमती अरकान से बावजूद पूछगछ नहीं हो रही है या उनके ऊपर सख्ती नहीं हो रही है, उनकी गिरफ़्तारी नहीं हो रही। गो के माजी में अलीम खान साहब गिरफ़्तार हो चुके हैं, इसके अलावा KPK के हवाले से भी काफ़ी सारे मामलात हैं, लेकिन नैब उनकी तरफ फ़िलहाल ज़्यादा पेशकदमी करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये सवालात यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों को मौका देती हैं कि वो अपने केस को एक मजबूत बयानिए के तौर पर पेश करें। बाकर सज्जाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डॉन से ताल्लुक़ है, सीनियर सहाफ़ी हैं। बाकर सज्जाद साहब अस्सलाम वालेकुम। बात हो रही थी शाहिद खाकान अब्बासी साहब की गिरफ़्तारी की, मिफ्ता इस्माइल साहब की तलाश जारी है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब बाकायदा ललकार रहे थे नैब को कि आइए मुझे गिरफ़्तार कर लीजिए। आज उनको पेश होना था नैब में, लेकिन उन्होंने पेश ना होने का फ़ैसला किया। मेरा ख्याल है उसी के रद्द-ए-अमल के तौर पर फ़ौरी तौर पर उनकी गिरफ़्तारी हुई। नून लीग की सियासत इस वक्त आपको किस जगह नज़र आ रही है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की इस गिरफ़्तारी के बाद? क्या ये किसी तरह से ये मामला चेयरमैन सेनेट की तब्दीली की जो तहरीक चली है उससे जोड़ा जा सकता है इसको? जी, आप इसको फ़कत सेनेट की जो चेयरमैन की तब्दीली है उससे तो मेरे ख़्याल में जोड़ना मुनासिब नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा पीछे भी चले जाएं तो PTI, PMLN और दीगर अपोजिशन जमातों पर मुसलसल डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स कर रही है कि उनकी जो क़यादत है उनको ताकि किसी तरह से जो केसेस उनसे मुतल्लिक हैं उनमें फंसा दिया जाए और वो अपोजिशन का रोल उस तरह से मौसर तौर पे अदा ना कर सके। अब इसमें दो पहलू हैं जी, मैं समझता हूँ शाहिद खाकान अब्बासी के इस केस में। एक तो वो है कि जिस तरह से नैब ने इस पूरे मसले में प्रोसीड किया है, जिस तरह की उजलत दिखाई है उन्होंने कि वो आज उनकी तलबी थी और वो नहीं पेश हुए और उन्होंने उनको मोटरवे से गिरफ़्तार कर लिया। आपने खुद ही अभी जिक्र किया कि जबकि हुकूमती वज़रा जिन पे इस तरह के केसेस हैं वो भी अभी तक उन पर इस तरह की गिरफ्त नहीं आई है। इससे अपोजिशन का बयानिया जो है उसको तक़वियत मिलती है कि उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है सिर्फ़ इस वजह से कि वो हुकूमत के मुखालिफ हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर LNG केस के आप मेरिट्स पे चले जाएं तो ये केस आप जो पिछले दौरे हुकूमत था PMLN का, उस वक्त भी नैब की नज़र में था और तब इसको इसलिए बंद कर दिया गया था कि हमें इस वक्त LNG के कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं और वो जो फ़ज़ा है, एक बिज़नेस एनवायरनमेंट है, वो ख़राब होगी। इसमें यकीनन एंग्रो को एक सवालिया उसके जो जिस तरह वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड हुआ था उसके ऊपर सवालिया निशानात हैं कि सिंगल बिड पे दिया क्योंकि पाक पोर्ट गैस को उन्होंने रूल आउट कर दिया था या डिस्क्वालीफाई कर दिया था। अगरचे PPRA अलाउड करता है कि आप सिंगल बिड पे दे सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको टेक्निकली नॉकआउट किया गया था और जिसके बाद उन्होंने अनअकाउंटेड फॉर जो गैस है उसमें उनको अलाउंस ज़्यादा दिया था, तकरीबन 17% दिया था। ये तमाम सवालात हैं जो इस केस में रेज़ होते हैं। ये अपना PTI के लिए भी मेरा ख़्याल में एक अहम जो से कहते हैं लम्हा फ़िक्रिया है कि जिस तरह PMLN ने अपने दौर में अपने वज़रा पर जो उठने वाले सवालात या केसेस को एड्रेस नहीं किया, अब PTI भी वही रविश इख्तियार कर रही है और फ़कत अपने जो मुखालफीन हैं उन पर एहतसाब का उसने पूरे जो रुख है वो सारा मोड़ा हुआ है। तो उनको भी देखना चाहिए कि जब वो अपोजिशन में जाएंगे तो उनको भी इस तरह की मुश्किलात पेश आएंगी। एहतसाब सब के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो हुकूमत में है चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ़ में है, इन सब के लिए होना चाहिए। और आपको जब जिस तरह के नैब से भी इस वक्त इशारे मिल रहे हैं
कि इस वक्त हम माजी के केसेस देख रहे हैं, जो पिछले 11 माह के केसेस हैं वो हम बाद में देख लेंगे, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रायोरिटी इस वक्त है कि वो अपोजिशन को किया जाए। अगरचे ये एक मेरे ख्याल में गलत एक रविश है जिसको हमें इस वक्त तर्क करने की ज़रूरत है अगर हम एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये आपने बहुत ही भरपूर इसके ऊपर तफसील बताई और पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का रेफरेंस भी आपने दिया, वो तमाम मामलात 2012 में LNG प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ चीज़ें इनिशिएट हुई थी एंग्रो में। याद रहे कि वो वक्त है कि जब असद उमर साहब सरबराही कर रहे थे एंग्रो की, और जब वो छोड़ कर गए तो उससे पहले LNG टर्मिनल के मामलात जो हैं वो एंग्रो के अंदर इंटरनली तय पा गए थे। तो यकीनन इस सारे मामले का जो फुटप्रिंट है वो पिछले 6-7 साल 8 साल के ऊपर मबनी है, और अगर नैब इस हवाले से मुकम्मल तहकीकात करने में दिलचस्पी रखती है तो मुझे यकीन है कि सवालात जो हैं वो कोई सवालनामा शायद असद उमर साहब तक भी पहुँचे और एंग्रो की इंतज़ामिया से भी सवालात पूछे जाएँ। लेकिन ये सारी सूरत हाल फिंगर्स क्रॉस्ड वाली है। रिजवान, एक सवाल बार बार उठता है और PMLN और पीपल्स पार्टी दोनों से हम वो सवाल पूछते हैं कि जनाब, अगर नैब आपके दौर में 10 साल आपने हुकूमत की, 5 साल पीपल्स पार्टी, 5 साल नून लीग, आपने नैब के कवानीन में किसी किस्म की कोई तरमीम नहीं की। आज आप लोग कहते हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हमने नैब के कवानीन को एड्रेस नहीं किया, और ज़ाहिर है कि आज वो रिसीविंग एंड के ऊपर हैं। क्या लगता है आपको कि PTI भी कुछ अरसे के बाद नैब की जद में उसी तरह से आ जाएगी जिस तरह नैब की जद में इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी आई हुई है? देखिए, ऐसा महसूस तो नहीं होता कि PTI जद में आएगी। नैब चेयरमैन ने जो बात की पिछले दिनों बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि आप पिछले 5 साल या पिछले 10 साल का मुकाबला जो है इन 9 महीनों से या 10 महीनों से जो है वो नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स ये अभी गवर्नमेंट के अंदर है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि PTI जो है वो मतलब PTI के दौर में करप्शन जो है महसूस ही होता है कि अगर होगी भी तो, क्योंकि सिस्टम पूरा आपका इस तरह का मौजूद है, लेकिन ऊपर की सतह पे जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे उस तरह से नहीं होगी। जो चीज़ें जो हैं वो बेनिफिट ज़रूर पहुंचाए जा सकते हैं बजट के अंदर, इस तरह से हम देख रहे हैं शुगर के हवाले से या मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से जो है, लेकिन जो एक किकबैक्स होते हैं या जो ठेकों में कमीशंस होते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो ये इतनी खुल के जो है अब नहीं हो सकेंगी। अच्छा। और जो लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि जनाब इनके भी लोगों की तरफ देखा जाए, यहाँ जो लोग मौजूद हैं, तो उसका जवाब तो चेयरमैन ने अपने खुद भी दे दिया। लेकिन उसमें एक सवाल जो उठता है वो 5 साल दौर हुकूमत जो है KPK की जो दौर हुकूमत है उसका उठता है कि भाई वो भी तो 5 साल पिछले गुजरे हैं, उस तरफ भी जो देखा जाए, और उस दौर में भी जो KPK की जो गुज़िश्ता हुकूमत है 5 साल की, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे हम एक मुख्तसर वक्फे के बाद। वक्फे के बाद खुश आमदीद नाजरीन। हम कोशिश कर रहे हैं कि नई दिल्ली से सरफराज सैफ़ी साहब से हमारा राब्ता कायम हो जाए, तो हम उनसे कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे कुलभूषण जाधव केस के हवाले से। जो इंडियन पर्सपेक्टिव है, इंडियन मीडिया किस तरह से उसको रिपोर्ट करता रहा है, पब्लिक एक्सपेक्टेशंस क्या रही हैं वहाँ की, इस उन्वान पे हम उनकी राय लेना चाहेंगे। प्रोड्यूसर साहब कोशिश कीजिएगा कि जैसे ही राब्ता हो जाए सरफराज सैफ़ी साहब से तो हम उनको ऑनलाइन ले लें, कनेक्ट कर लें। आरजू काज़मी साहिबा, कुलभूषण केस का फ़ैसला आ गया, दोनों ममालिक के अवाम की कुछ तवक्कुआत थी। भारत को गालिबन ये तवक्को थी कि इस केस में कुलभूषण को पाकिस्तान से हवाले करवा दिया जाएगा भारत के, यानी उसकी जान बच जाएगी और पाकिस्तान हुकूमत को गिव अप करना पड़ेगा और हैंड ओवर करना पड़ेगा उसको भारत को। जबकि पाकिस्तानी अवाम की एक्सपेक्टेशन ज़ाहिर है इसके बरक्स थी। कल जो नतीजा उसका आया, क्लॉज वाइज फैसला है तफसीली, जिसके मेरिट्स के ऊपर तो लीगली डिस्कस किया जा सकता है, ये उसकी डेप्थ के अंदर जाना उसी वक्त मुमकिन है कि जब लीगल एक्सपर्ट आपके साथ बात कर रहे हो। लेकिन अमूमी तौर पर ये देखा गया कि जो भारतीय अवाम की तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हो सकी, और कुलभूषण बदस्तूर पाकिस्तान की कस्टडी में है, उसकी सज़ाए मौत जो कोर्ट से सुनाई गई उसको भी तब्दील नहीं किया गया। तो इसमें जो इंडियन मीडिया कल किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा था?
सर इंडियन मीडिया को तो यही लग रहा था कि जी उनके हक में फैसला हुआ है और पाकिस्तान नहीं, के उन्हें लिए क्यों लग खिलाफ रहा हो था, गया, क्योंकि ये बात समझ में नहीं आ रही कि उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि उनके हक में फैसला हो गया। वो इसलिए लग रहा होगा मेरे ख्याल से उनको, क्योंकि काउंसलर तक जो रसाई थी वो कहा गया कि पाकिस्तान को देनी चाहिए थी, और ये कि पाकिस्तान ने खिलाफ वर्जी की है वियना कन्वेंशन की, क्योंकि वहाँ नहीं उनको रसाई दी गई। शायद इस वजह से जो इंडियन मीडिया था वो बहुत ज़्यादा जश्न मना रहा था और खुश था इस बात पर। इसके अलावा क्या बात हो सकती, क्योंकि बाकी तो उसने यहीं रहना है और उसी तरीके से केस आगे चलना है। लेकिन हो सकता है कि मैं इतनी लीगली तो नहीं बता सकती, लेकिन शायद पाकिस्तान से थोड़ी सी गलती हुई कि अगर वियना कन्वेंशन के ख़िलाफ़ थी ये चीज़ तो उनको ये पहले ही कर लेना चाहिए था, बजाय कि इस तरह से केस को लेके चलते। हुकूमत पाकिस्तान ने बहरहाल इस बात का कल ही ऐलान कर दिया कि हम इस फैसले को उसकी ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकर सज्जाद साहब, पब्लिक एक्सपेक्टेशन इंडियन और पाकिस्तानी, उसको किस नज़र से आप देखते हैं टेक्निकल मेरिट से हट के कि किसको कामयाबी हुई और किसको नाकामी हुई? जी, मैं इसको टेक्निकल मेरिट्स पे देखना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी लीगल केस आप अवामी तौक़ुआत पे नहीं लड़ सकते, बल्कि मेरे ख्याल में जो भारत ने इसमें पोजीशन ली है वो ज़्यादातर उसकी अपनी सियासी मसलहतों और सियासी प्रायोरिटीज़ की बेसिस पे ली है। वो अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस थे उनके सामने कुछ पॉलिटिकल माइलेज गेन करना चाह रहे थे, और इसलिए उन्होंने कुलभूषण की एक्विटल मांगी, उसकी रिलीज़ मांगी और उसकी रिटर्न मांगा। वैसे ये तीनों चीज़ें, ये जो कोर्ट था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये उसके दायरा कार से बाहर थी, ये उसके दायरा कार में आती नहीं। क्योंकि अगर हम माजी के भी जो फैसले देख लें, क्योंकि लीगल जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट करते हैं किसी भी डिसीजन में, तो ये ICJ बारहा कह चुका है कि ये क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील नहीं है। जो फैसला एक अदालत ने दिया है वो उसी जुडिशल सिस्टम के तहत उस पर अपील चलेगी, और अगर उस मुल्क में वहाँ का जो रिव्यू और रिकन्सिड्रेशन का जो मेकनिज़म है, अदालती निज़ाम है, वो इफ़ेक्टिव है तो वो वहीं पर चलेगी। जो मैं जो आपको कह रहा हूँ कि इसको मैं टेक्निकल बेसिस पे देखूँगा, वो ये है कि इसके जो पूरा ये जो लड़ाई लड़ी गई, इसके कोर पे जो इशू था वो वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 36(1)(b) है, जिसके तहत आपको कौंसलर रसाई किसी गैर मुल्की शहरी को गिरफ्तार करने के साथ ही दे देनी चाहिए। पाकिस्तान का गालबन ख्याल था कि चूँकि ये जासूस है और इसके ऊपर इस तरह का उनके पास एविडेंस है कि ये जासूस है, तो लिहाजा इस पर वो इतलाक़ नहीं होता, क्योंकि जेनेवा कन्वेंशंस के तहत जो जेनेवा के जो कन्वेंशंस हैं उनमें स्पाइस को वो सहूलत नहीं हासिल है, वो इम्यूनिटी हासिल नहीं है। लेकिन चूंकि ये केस वियना कन्वेंशन और कौंसुलर रिलेशंस के तहत किया गया, तो अदालत ने ये महसूस किया वहाँ पर कि उस कन्वेंशन जो आपका आर्टिकल 36 है इसके तहत किसी किस्म की एक्सेप्शंस नहीं दी गई हैं। और सेकेंडली जो पाकिस्तान बार बार साइट करता है कि हमारा जो बायलैटरल ट्रीटी है 2008 की, जिसमें पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसिडरेशंस दी गई हैं, वो कंसिस्टेंट नहीं है बैन अल-अक़वामी कानून के। तो जब जो चीज़ सुपर जिसे कहते हैं ओवरराइड करेगी, वो है इंटरनेशनल कन्वेंशन, जिसको दोनों ममालिक ने जिसके सिग्नेटरी हैं और जिसकी और उसके अलावा हमने इनका एडिशनल प्रोटोकॉल भी इंटरनेशनल कन्वेंशन का साइन किया, इसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का साइन किया हुआ है, जिसके तहत ICJ ने कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन एस्टैब्लिश की है। तो मैं समझता हूँ कि मेरिट पे ये चीज़ डिसाइड हुई है सिर्फ कि आपने उसको कौंसलर एक्सेस देना है। अब कौंसलर एक्सेस किस हद तक इफेक्टिव हो सकता है इंडिया के लिए, वो ये है कि उनका जो उनकी हुकूमत का नुमाइंदा यानी कि हाई कमीशन का एक नुमाइंदा उसको जाके मिलेगा, केस के उससे तफसीलात लेगा, उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन फ्राहम करेगा कि जब उसका प्रोसेस पाकिस्तानी अदालतों में जो अपील्स का प्रोसेस है वो चलेगा, तो उस वक्त उसको एक लीगल रिप्रेजेंटेशन अवेलेबल होगी। उसकी अगर भारत कुछ मुआवनत करना चाहता है टेक्निकल तौर पे या लीगल तरीके से, वो भारत कर सकेगा। इसके अलावा उस केस पे कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये तो एक उसके ख़िलाफ़ केस है। अब दूसरा 2 और केसेस उसके ख़िलाफ़ है जो अभी इनका ट्रायल अभी पेंडिंग है।
वो हैं उसके खिलाफ टेररिज्म जी, और सैबोटाज के केसेस, 2 FIRs हैं, वो इसके साथ साथ अब एक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान ने जब ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के फैसले के 1 महीने बाद ये ICJ भागम भाग गए थे, भारत गए थे, तो उन्होंने उसके प्रोसेस को फ्रीज कर दिया था कि देख लेते हैं कि इधर से फैसला क्या आता है। लेकिन ये जो फैसला कल आया है जिसमें उन्होंने रूल किया है कि पाकिस्तान ने ये इसको कॉन्सुलर एक्सेस ना दे के एक गलती की है या गलती का इर्तिकाब किया है, इस चीज़ को मेरे ख्याल में इस सिचुएशन को वो मिटिगेट पाकिस्तान हुकूमत कर सकती थी, क्योंकि उनके पास भी काफ़ी जय्यद एक्सपर्ट्स बैठे हैं इंटरनेशनल लॉ के। इनको चाहिए था कि जब ये केस चला था तो उस वक्त इसको कॉन्सुलर एक्सेस दे देते। अगर इन्होंने उसकी वालदा से भी मुलाकात कराई है, उसका एहलिया और वालदा जी एहलिया और वालदा से, तो उसका केस पे जो ICJ में केस था वो उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ना था, क्योंकि उस जो लॉ के तहत जिसके तहत ये गए इंटरनेशनल लॉ के उस शिक के तहत, उसके तहत जो उसको कॉन्सुलर रसाई है वो इमीडिएटली आफ्टर गिरफ्तारी किक इन होनी है, अगर नहीं होती है तो उस पर रूलिंग वही आनी है। लेकिन पाकिस्तान अपना ये साबित कर सकता था कि वो उन्होंने गुड फेथ में ये एक्ट किया है। सेकेंडली जो पाकिस्तान को करना चाहिए था, और मैं समझता हूँ इनको इनकी लीगल टीम ने यकीनन मशवरा भी दिया होगा, लेकिन उस पर इन्होंने नहीं किया, वो ये चीज़ अहम थी कि आपका जो फौजी प्रोसेस है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का आपका कंप्लीट हो गया, आपकी जो मिलिट्री अपील्स का प्रोसेस था वो खारिज हो चुकी हैं उसकी अपील्स, इस प्रोसेस को आप सिविलियन अपील्स में ले जाते, आप इसको वहाँ ले जाते, तो उस वक्त ये जो अभी आपको कहा गया ना रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन, ये भी इस पर थोड़ा सा मतलब वो पहले ही कह देते कि जी इट्स ऑलरेडी इन सिविलियन रिव्यू प्रोसेस देयर, क्योंकि जो आज से पहले 3 बड़े अहम फैसले हुए हैं इस तरह के कॉन्सुलर रसाई के केसेस में, जिनमें से 2 अमेरिका के मुतालिक हैं, उन तीनों में इसी तरह का फैसला है। एक तो कॉन्सुलर रसाई दी गई है, और जिस मुल्क ने उन शहरियों को पकड़ा हुआ है उनको कहा गया है कि आप अपने ही अदालती निज़ाम के तहत इसको रिव्यू रिकंसिडर करें। सही है, यानी काउंसलर एक्सेस जो है वो इसमें एक अहम चीज़ है। रिजवान जाफर साहब, किस नज़र से देखते हैं आप इस सारे मामले को, किस तरह से अनफोल्ड हुआ ये, और अब मीडिया के ऊपर कल से अब तक की जो सूरत हाल है, भारतीय मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, आप कैसे देखते हैं सारे मामले को? जी, वैसे तो बड़ा तफसीली आपने जो है गुफ्तगू की इस पर, और काफ़ी हद तक चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं। इसमें यह है कि ये तो हुआ है कि एक स्टेप, एक थोड़ी सी स्पेस जो है वो इंडिया को मिली है इस फैसले के बाद जो है, और उसमें कौंसलर यानी जो भी उनके नुमाइंदे होंगे उनकी जो रसाई है वो हो सकेगी। केस आगे जो बढ़ेगा तो उसमें मुमकिन है कि जो सज़ा फांसी की है वो अगर उम्र कैद पे चली जाती है, और उम्र कैद की तशरीह भी पिछले दिनों हमारी अदालतों से हुई कि वो बिल्कुल उम्र कैद का मतलब बिल्कुल लास्ट एंड तक की जो है ना वो कैद है, तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ सांस जिसे कहना चाहिए वो मिलने वाली बात हुई है। लेकिन ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान का जो एक नैरेटिव था, या पाकिस्तान ने जो सबूत पेश किए थे उसको तस्लीम किया गया है, उसको माना गया है पूरी दुनिया के अंदर। और हमें ये जो भयानक चेहरा है, और हमारे पास तो बड़ा वाज़ेह ज़िंदा सलामत एक सबूत मौजूद है, हमें जिस तरह से इसको दिखाना चाहिए था वर्ल्ड को, और इंडिया की जो दहशतगर्दी ऑफिशियली तौर पे पाकिस्तान के अंदर हो रही है, जो बलूचिस्तान में उसके वाज़ेह सबूत मौजूद हैं, जो कराची में उसके सबूत मौजूद हैं, वो हमें दुनिया को जो है वो दिखाने की ज़रूरत रही थी माजी में, जो हम नहीं दिखा पाए सही तरह से। अब कम से कम आगे हमें उस चीज़ को जो है भरपूर अंदाज में जो है दिखाना होगा। सही है, यानी आरजू काज़मी साहबा, कहा जा सकता है कि इस वक्त भारतीय मीडिया भी इनडायरेक्टली या शायद ना चाहते हुए भी पाकिस्तान के काम आ रहा है। कलभूषण के मामले पर वो जितनी ज़्यादा बात कर रहे हैं तो इंडिया के लोगों को भी पता चल रहा है कि ये उनका आदमी है जो पाकिस्तान में किसी ख़ास मकसद, किसी ख़ास टास्क के तहत आया हुआ था, जिसके नतीजे में सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानियों की जान गई, बड़ी तादाद में बच्चे यतीम हो गए, ख़वातीन बेवा हो गई। हमारे साथ इस वक्त भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली से सीनियर सहाफ़ी मोहतरम जनाब सरफराज सैफ़ी साहब मौजूद हैं। सरफराज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रज़ा साहब। जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज सैफ़ी साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। एडिटर इन चीफ़ हैं आप फ्यूचर इंडिया नेटवर्क के। हम मुख्तसर जानना चाहेंगे अपने नाजरीन के लिए पाकिस्तान में आपकी तरफ से
कि जो सूरत हाल है इस वक्त कुलभूषण जाधव केस का कल फैसला आया आलमी अदालत इंसाफ से, तो इसके सियासी तौर पर जो भारत की हुकूमत है और भारत की जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं और भारत की आवाम बाय एंड लार्ज पॉलिटिकली सारे मामले को किस नज़र से देख रहे हैं? क्या खोया क्या पाया? देखिए रजा साहब, आपने देखा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जिस तरीके से ये फैसला दिया है दुनिया के सामने है, ये पाकिस्तान के सामने भी है और हिंदुस्तान के सामने भी है। किसके फेवर में गया है, किसके नुकसान में गया है, उसका जजमेंटल लोग कर रहे हैं और करते भी रहे जी। लेकिन मेरा यहाँ बहुत सिंपल सा कहना है, क्योंकि ना आप जज है ना मैं जज हूँ, क्योंकि यह काम अदालत का है और जाहिर बात है कि दोनों देशों के जो वकील थे उन्होंने अपनी अपनी बातें अपने तरीके से रखी हैं। रही बात यहाँ पर हार या जीत की, इसमें ना किसी की हार हुई है ना किसी की जीत हुई है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ने जिस तरीके से 16 जजों में से 15 जजों ने जो फैसला दिया है वो भारत के पक्ष में दिया है एक तरीके से, अगर इसको देखा जाए। क्योंकि पाकिस्तान ने वियना संधि जो अनुच्छेद है 36 उसका उल्लंघन किया है। ये बात आपके जो पैनल पर थे उन्होंने भी ये बात कही है और ये बात आप भी जानते हैं। मसला सबसे बड़ी यह है कि जिस तरीके से मैं इस केस को शुरू से देखता आया हूं, आपने भी देखा होगा, मसलन जब कुलभूषण जाधव को जब पकड़ा गया था और पकड़ने के बाद में उनको इतना लंबा अरसा 3 मार्च 2016 को उनको गिरफ्तार किया, पकड़ा गया, या यूं कह लीजिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने कहा कि साहब वो जासूसी करने के लिए आया, और उसके बाद इंडिया को 24 मार्च यानी 2016 को उन्होंने बताया कि साहब हमने कुलभूषण जाधव को यहां पर पकड़ लिया है या गिरफ्तार कर लिया है। मैं कतई कलामी की माजरत चाहता हूं, एक छोटा सा सवाल जहन में आ रहा है। ये फरमाइएगा कि भारत में मज़कूरा शख्स को कुलभूषण जाधव के नाम से इंडोर्स किया जाता है या हुसैन मुबारक पटेल के नाम से जाना जाता है? नहीं, कुलभूषण जाधव के नाम से ही उसको जाना जाता है, क्योंकि उनका नाम वो है, वो एक ऑफिसर रहे हैं, आप भी जानते हैं इस चीज को, और रिटायर अधिकारी हैं। और चूंकि जाहिर बात है कि जो गवर्नमेंट का वो काम करते थे, और रिटायरमेंट के बाद वो अपने बिजनेस के सिलसिले में गए थे, वो सारी प्रक्रिया है वो जानते हैं। मेरा तो ये नाम की तब्दीली जो थी उनकी हुसैन मुबारक पटेल की, जिसके ऊपर भारतीय हुकूमत ने बाकायदा उनको पासपोर्ट जारी किया, जिसको एक ऑफिशियल पासपोर्ट और इंडोर्स पासपोर्ट समझा जा रहा है, तो ये क्या मामला था? नाम की तब्दीली की जरूरत क्यों पेश आई उनको? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। या उन्होंने क्या मजहब वगैरह तब्दील कर लिया था? देखिए मैंने क्या कहा कि ये 2 देशों की कोर्ट का मामला है और इंटरनेशनल कोर्ट में चल रहा है। ना वकील है, ना मैं वकील हूं, ना ये अदालत है, क्योंकि हम टेक्निकल मुद्दे पर बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी भी सीमाएं हैं, मेरी भी सीमाएं हैं। क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो बहुत दूर तक चली जाएगी, फिर शायद आपका शो का टाइम जो है बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ जाएगा। छोटी छोटी बातों का यहाँ जिक्र करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से उसको पकड़ा गया 3 मार्च 2016 को और फिर 24 मार्च 2016 को उसको गिरफ्तारी दी गई, आखिर इतना लंबा अरसा पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्यों लिया? और जब आप जानते हैं, चूंकि मैं एक क्राइम का जर्नलिस्ट इंडिया में रहा हूं और इंडिया में रहकर मैंने पाकिस्तान में बहुत काम किया है, बहुत सालों तक मैंने पाकिस्तान को कवर किया है। पुलिस का काम, फोर्स का काम किस तरीके से होता है वो आप भी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, हम भी जानते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अब अगर मान लीजिए कि इतना बड़ा मसला हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ने भी कह दिया है कि साहब कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं होगी, तो पाकिस्तान को बड़ा दिल रख के छोड़ देना चाहिए। भाई इतने सारे पाकिस्तान की जेल में पहले भी लोग बंद थे, इमरान खान साहब ने उनको मछुआरों को आपको लगता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ ने ये कह दिया है कि कुलभूषण को फांसी नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए वो मैंने क्या कहा कि फांसी, उन्होंने पुनर्विचार की बात कही है, यानी फिर से पाकिस्तान को सोचने की बात कही है। तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम दोस्ती की बात करते हैं तो दोस्ती को बढ़ाना चाहिए। अब मान लीजिए पाकिस्तान में ही हाफिज सईद है, पाकिस्तान में ही लश्कर के तमाम लोग हैं और भी दहशतगर्दी हैं, उनको भी पाकिस्तान को इंडिया को सौंप देना चाहिए कि लो भाई चलो ठीक है, तुम्हारी वजह से अगर मामला खराब हो रहा है तो हम पड़ोसी मुल्क हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? मुझे नहीं लगता कि अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इतने पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, दुनिया उन्होंने घूमी है, अगर वो अपना बड़ा दिल रखकर बड़ी चीज सोचकर अगर कुलभूषण जाधव को भी कह दें ठीक है साहब, जैसे हमने अभिनंदन की रिहाई कर दी, चलिए ठीक है बड़ा काम किया, आप उसी तरीके से कुलभूषण की भी रिहाई कर दीजिए, तो एक दोस्ती के लिए एक बड़ा पैगाम हो सकता है। ऐसा मेरा एक इंसान के नाते सोचना है, एक पत्रकार के नाते सोचना है, क्योंकि आप और हम समाज का आईना है, हम देश को एक आईना दिखा सकते हैं। हो सकता है कि आपके टेलीविजन के जरिए तमाम जो पाकिस्तानी आवाम है वो भी सुन रही होगी, क्योंकि हम
समाज को आईना दिखा सकते हैं। गलती हर इंसान से होती है भाई। इंडिया के भीतर पाकिस्तान से कितनी दहशतगर्दी हमले हुए हैं, किस तरीके से हमले हुए हैं, आप खुद जानते हैं। आरजू आपके बराबर में बैठी हैं, जब पुलवामा अटैक हुआ था उनके साथ मैंने बड़े शोज किए हैं। तो अगर मान लीजिए कि हम पड़ोसी मुल्क हैं और हम दोनों देश आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो हमें छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करके हमें ये दोस्ती छोटी की छोटी तरफ चीज बढ़ना नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। एक जी बहुत रिजवान। बड़ी तादाद में हमारे पाकिस्तानियों का खून बहाया गया है और ये ऑफिशियल दहशतगर्दी की गई है पाकिस्तान के अंदर इंडिया की जानिब से। और ये ये आप ज़हन में आदमी रखें आदमी आप बात। पकड़ा गया है, और वो पकड़ा गया है, ऑफिशियल जी। हाजिर सर्विस ऑफिसर जो है वो पाकिस्तान में पकड़ा गया है। हाफिज सईद कहां पर है? मौलाना मसूद अजहर आप पकड़ लें उसको। अगर हाफिज सईद कुछ कर रहे हैं वहां पे, सरफराज अगर सैफी साहब, एक मुख्तसर वक्फे के बाद हम आपके पास वापस आ रहे हैं। अगर हाफिज सईद कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान पर अटैक होते हैं, इतने बड़े हमले हो, पाकिस्तान को तमाम तरह के दोषी दिए गए। भाई अगर पाकिस्तान वक्फे के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ भारत के शहर नई दिल्ली से मौजूद हैं सरफराज सैफी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एडिटर इन चीफ हैं फ्यूचर इंडिया नेटवर्क के। सरफराज सैफी साहब, मैं एक छोटी सी गुजारिश आपकी खिदमत में करना चाहूँगा। मेरा नाम रज़ा सैयद है, पाकिस्तानी हूँ। अगर भारत यानी आपके देश में कभी किसी बुरी नीयत से दाखिल हूँ और वहाँ पर आपके बेगुनाह आवाम के कत्लेआम की प्लानिंग करूँ और उसके बाद मैं आपके हुक्काम के हाथों पकड़ा जाऊं, तो बराए मेहरबानी कानून के मुताबिक जो सज़ा बनती हो वो मुझे ज़रूर दीजिएगा। और मुझे यकीन है कि मेरे देश वाले, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे रिश्तेदार आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि रज़ा सैयद को वापस कर दीजिए और इनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना कीजिए। आरजू काज़मी, कुछ कहना चाहेंगी आप? नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट स्पॉन्सर्ड लोगों में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, आप अपनी जाती हैसियत में क्या कर रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन अगर आपको रियासत भेज रही है, हाजिर सर्विस ऑफिसर है, फिर आप जाके कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है। हमारे पास जो ऑफिसर मौजूद है और ज़्यादा हो जाता है। ऑफ कोर्स हमारे पास एक ऑफिशियल हाजिर सर्विस, हमने ये पहली बार ऐसा हुआ है, सालों से ऐसा चल रहा है कि पाकिस्तान में इंडिया दहशतगर्दी कर रहा है, लेकिन हाजिर सर्विस जो है हमारे पास सबूत के साथ इस वक्त बंदा मौजूद है। जी प्लीज। आरजू नहीं, अगर इस तरह के सबूत हो फिर तो ये कहना बनता नहीं है कि उन्हें वापस कर दें। ठीक है, एक दफ़ा पायलट थे, उनको वापस कर दिया, लेकिन उस पर भी इंडियन मीडिया जिस तरह से जश्न मना रहा था, सरफराज साहब मुझे ये नहीं समझ आती कि आप लोग किस बात की खुशी मना रहे थे, क्योंकि वो उनको कहा जा रहा था कि बहुत बहादुर हैं। उसमें बहादुरी की क्या बात थी? क्योंकि उनका जहाज़ यहाँ पे पकड़ा गया, वो गिर गया और फिर उनको अवामी लोग जो वहाँ पे थे, यानी इलाका के जो लोग थे, इलाकाई लोग जो थे, उन्होंने उनको मारा। उनको हमारी आर्मी के लोगों ने बचाया और उनको लेके गए, उसके बाद जो भी सिलसिला हुआ, लेकिन उस पर बजाय शर्मिंदा होने के इंडियन मीडिया से मुझे थोड़ी सी शिकायत है कि वो हमेशा अपनी चीज़ को ऐसे बताते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया हो, कि एक आदमी आपका पकड़ा गया है, यहाँ पे पिट पिटा के वापस गया और आप जश्न मना रहे हैं। इस तरह से इंडियन मीडिया क्यों बिहेव करता है? आरजू, इस पूरे मामले को लेकर मैं आपके टेलीविजन पर, आपके शो में मेरी बहुत बातचीत हुई है और वो एक पुराना मसला हो गया। चूंकि आपने इंडियन मीडिया का जिक्र किया, आप जानती हैं कि हम हमेशा माजी में जाते हैं और मुझे ये नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान के तमाम नेता या पाकिस्तान के तमाम जर्नलिस्ट माजी में क्यों चले जाते हैं। अरे आपके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि करंट की बात करो, नया पाकिस्तान है, नए पाकिस्तान की बात करो, आप माजी में चले जाते हैं। अरे माजी में ही आपके पास जाना है तो आपके पास हाफिज सईद हैगा, आपके पास में मौलाना मसूद अजहर हैगा, आपके पास में दाऊद इब्राहिम हैगा, जिन्होंने हिंदुस्तान में तमाम दहशतगर्दी हमले किए। आप उनका क्यों नहीं जिक्र करते? अगर माजी का ही जिक्र करना है तो आपके सामने कारगिल युद्ध हैगा, उसके सामने कितने सारे अटैक हुए हैं वो आपके सामने हैगा, आप उनका भी जिक्र कर लिया करो। आपके बीच में कितनी सारी चीजें ऐसी मैं गिनाऊंगा तो आपके, मैंने कहा कि आपका शो कम पड़ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान हमेशा से, चाहे टेलीविजन की बात कर लो या ऑन द ऑफ द रिकॉर्ड बात कर लो या ऑन द रिकॉर्ड बात कर लो, हमेशा माजी में जाता है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि हाजिर सर्विस ऑफिसर आपका पाकिस्तान में पकड़ा गया है, उसकी बात हो रही है, आज की बात हो रही है। अब आज की बात फरमाएं। भाई साहब, आज थोड़ी पकड़ा गया है, कब पकड़ा गया था बताइए आप मुझे, कब पकड़ा गया था? 2016। कौन सा? और आज क्या चल रहा है? 2019। इस दौरान में उसको
कोर्ट मार्शल हुआ उसका और तमाम मराइल से गुजरने के बाद उसको सजा सुनाई गई। सजा होने के बाद भारतीय हुकूमत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से राब्ता किया। पाकिस्तान में बैठे लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद की सर्वे सरवा लगातार हिंदुस्तान में अटैक कराते हैं। पुलवामा अटैक अभी भूल गए क्या? तमाम तरह के डोजे, तमाम तरह के सबूत पाकिस्तान को दिए। सरफराज सैफी साहब, मैं क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश कम है, आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं मैं इंशाल्लाह आपके साथ इसके ऊपर एक्सक्लूसिव शो करने के लिए तैयार हूं और अनकरीब आपको मैं दावत दूंगा शो में कि हम उन तमाम लोगों पर बात करें कि जिनका नाम आप ले रहे हैं। इस वक्त मौजू क्योंकि कलभूषण से मुताल्लिक था, मेरी तरफ से माजरत कबूल कीजिए। दामन वक्त में गुंजाइश खत्म होने के बायस मजीद इस मौजू पर गुफ्तगू आज मुमकिन नहीं रहेगी। आपने कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाक़ी सज्जाद साहब, दौरा अमेरिका वज़ीर आज़म का होने जा रहा है, इससे क्या तवक्कुआत हैं जो जुड़ी हुई हैं? जी, इससे जो दौरा जो है ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी अहम है। जो अब तक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बैरूनी ममालिक दौरे किए हैं उनमें सबसे ये अहम एंगेजमेंट हो रही है। इसके कई पहलू हैं जी। पहला जो एक्सपेक्टेशन है वो मेरे ख्याल में अमेरिका उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि जो इस वक्त तक पीस से मुतल्लिक प्रोग्रेस हुई है तालिबान के साथ एंगेजमेंट में, उसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान क्या लेगा, वो बाकी दो एलिमेंट्स हैं। पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ जो तनाव में कमी के लिए अमेरिका उसके साथ मदद करे और भारत से बात करे कि पाकिस्तान के साथ जो बायलैटरल डायलॉग है उसकी रिजम्पशन की जाए, कश्मीर पे कुछ CBMs किए जाएं ताकि मामला आगे बढ़ सकें। पाकिस्तान ने आप जैसे देखें तो पिछले चंद दिनों में कुछ इस तरह की इक़दाम किए हैं जिससे शायद वो एक बेहतर फ़ज़ा बनाना चाहते हैं, जिसमें आपका जो आपकी जो ओवरफ्लाइट है वो उन्होंने ओपन की है इंडियन जहाज़ों के लिए। और दूसरा एक जो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान अपना FATF के हवाले से भी जो उसने काउंटर टेरर फाइनेंसिंग पे जो एक्शन लिया कल, तो वो ये कुछ इक़दाम हैं। लेकिन जो तीसरा जो सबसे मैं समझता हूँ अहम है और जो जिसकी मैं कहूँगा कि जो यार्ड स्टिक बन सकता है इमरान खान साहब के दौरा अमेरिका की, वो ये है कि वो पाकिस्तान के लिए क्या ट्रेड कंसेशंस लेके आ सकते हैं, वो पाकिस्तान के लिए क्या इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं। मैं बिल्कुल ही इमरान खान साहब को मशवरा नहीं दूंगा कि वो वहाँ जाकर पाकिस्तान के लिए माली मदद मांगें या कहें कि जी हमारी फ़ौजी मदद बहाल कर दें। वो पाकिस्तान के लिए जाके ट्रेड कंसेशंस उनसे मांगे, एड नहीं ट्रेड मांगे, ट्रेड मांगे। क्योंकि अगर आप 2 या 3 बिलियन का अगर ट्रेड ले आते हैं तो वो मेरे ख्याल में जो 2 या 3 बिलियन का वो आपको उधार देंगे उससे ज़्यादा सूदमंद होगा। यहाँ इकॉनमी चलेगी, हम एक बहुत ही चैलेंजिंग एक इकनॉमिक कंडीशन में से गुजर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मददगार होगा। ये अब इमरान खान साहब पर मुनहसर है कि वो किस तरह से इस सिचुएशन को कैश करते हैं, क्योंकि ये दौरा अमेरिका की ख्वाहिश पर हो रहा है। अमेरिका इस वक्त चाहता है कि अभी इलेक्शन ईयर भी स्टार्ट हो रहा है और ट्रंप साहब का ये एक इलेक्टोरल वादा था कि वो अफ़गानिस्तान के मसले को किसी तरह से किसी किनारे पे लगाएंगे और वो समझते हैं कि हमने इतनी प्रोग्रेस कर ली है और वो भी प्रोग्रेस पाकिस्तान के ताउन से हुई है, लेकिन उसको पाया तकमील पर पहुँचाने, डील करने और उसको डील को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना जो एक बजाते खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, उसके लिए उनको पाकिस्तान की मदद दरकार है। माजी में हमने देखा कि हमने अमेरिका को अपना कंधा तो दिया लेकिन उसके बदले में हमने कुछ नहीं दिया, फ़कत चंद $1 मिलियन या $1 बिलियन आपने उधार में या एड में पकड़ लिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप हमारी नेगोशिएशन खातिर खा नहीं हो सकी जी, नेगोशिएशन वहाँ पे कमज़ोर थी, खातिर खा नहीं है। आपने अपने लिए एक अच्छी डील नहीं ली। अभी फिर एक मौका है आपके सामने कि वहाँ पर आपने इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करना है और आपने पाकिस्तान के लिए ट्रेड लानी है, पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट लानी है। आपने अमेरिका को ये बावर कराना है कि जो उसकी पॉलिसी इस खत्ते की तरफ है, क्योंकि वो चाइना को ख़तरा देखता है और हमें चाइना के तनाजुर में देखता है, तो ज़रा उससे हट के देखें। CPEC उसके लिए ख़तरा नहीं है, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये सब चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के पास तो काफ़ी लिमिटेड वक्त होगा ट्रंप के साथ मुलाकात के लिए, तो उन्हें एक बिल्कुल क्रिस्प सी एक प्रेजेंटेशन जो हो वो उन्हें फ़ौरन देनी चाहिए। और जो पाकिस्तान के लिए जो एक मैं इसमें एक और ये समझता हूँ कि जो एक खुशाइन चीज़ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में ये चीज़ मशहूर है कि वो अपने इंस्टिंक्ट्स पे करते हैं, ना कि वो ऑफिशियल ब्रीफ्स पे जाते हैं। जो ऑफिशियल ब्रीफ्स पाकिस्तान
के बारे में ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं। तो वो जो इमरान खान साहब वहाँ जाके उनके साथ रेपो बनाएंगे यानी कि उसमें जी एक उसमें spontaneous हाँ, positive वो reaction उसके की ऊपर गुंजाइश है। अगर पाकिस्तान का मुकदमा वो सक्सेसफुली पेश कर सके कि पाकिस्तान का वो साइड दिखा सके जो ऑफिशियल अमेरिकी ब्रीफ सदर को नहीं दिखाते हैं, तो वो मेरा ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक अच्छी डील ला सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया। आरजू काज़मी साहिबा, क्या तवक्कुआत हो सकती हैं पाकिस्तानी अवाम की? एक चीज़ जो मैं ये कहना चाहूँगी रज़ा साहब, वो ये कि कल मेरे शो में जो है वो वहाँ के बिजनेसमैन एक आए थे, शाहिद अहमद खान साहब अमेरिका से, तो वो ये बता रहे थे कि वहाँ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर उन्होंने जो अनसेफ कंट्रीज़ हैं, गैर महफूज हैं, उसमें पाकिस्तान का नाम दिया हुआ है। तो अगर कोई मुल्क गैर महफूज कहलाया जाएगा तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं आ सकती। तो सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब को इस पे बात करनी चाहिए कि वो उसमें से ठीक है कुछ इलाके वो मेंशन कर सकते हैं ज़रूर, लेकिन पूरे मुल्क को गैर महफूज करार देना तो ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि जो अमेरिका है उसका हमेशा से यही इंटरेस्ट रहा है कि वो अपने हथियार बेचता है, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान। इस वजह से भी वो दोनों ममालिक में जो है टेंशन ख़त्म नहीं होने देता। तो इस चीज़ को उन्हें जहन में रखना पड़ेगा। सही, यानी खित्ते में जंग का माहौल जो है वो अमेरिका के फेवर में जाता है, उनके मफाद। रिजवान जाफर साहब, इख्तितामी जी वेरी बस क्विक ये कि सबसे बड़ा जो इस वक्त मामला दरपेश है वो सीपैक के हवाले से है और उसके मुस्तकबिल के हवाले से है। और इस खित्ते के अंदर जो अफ़गानिस्तान के साथ भी मामलात हैं और उसमें तालिबान के साथ डायलॉग और वो सारी चीज़ें जो लेट होती गई हैं, फिर ईरान के साथ आप देखें, फिर उसमें शायद इतना इम्पोर्टेंट ना हो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के हवाले से मामलात जो हैं, लेकिन ये जो एरियाज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसका हमें केस जो है लड़ना है। क्योंकि अब हम IMF की गोद में जब बैठे हैं या IMF का कर्ज़ा जब हमने लिया है तो इसमें हमारा अब हम एक तरफ तवाज़ुन नहीं है, अब तवाज़ुन जो है वो बढ़ गया है, यानी उस तरफ भी चला गया है। तो इसलिए जो है वो ये देखना होगा कि अब किस महारत के साथ, किस दानिशमंदी के साथ जो है ये बड़े फैसले हो। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दामन वक्त में गुंजाइश ख़त्म होने के बाद इस गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं पर हम मुकम्मल करेंगे। इख्तिताम हफ़्ता के बाद जब हम दोबारा आपके पास आएंगे तो ये वो वक्त होगा कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान सरकारी दौरे पर अमेरिका में मौजूद होंगे। तो इस हवाले से हम खुसूसी ट्रांसमिशन भी करेगा चैनल और हमारे प्रोग्राम्स में भी, ख़ास तौर पर इख्तिताम हफ़्ता के बाद अगले हफ़्ते में 2-3 प्रोग्राम बैक टू बैक दौरा अमेरिका और उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके हवाले से और उसकी जो आउटकम्स हैं उसके हवाले से गुफ्तगू पर मुश्तमिल होगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। जी पाकिस्तान के लिए।